हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे पहले से ही मैथ की क्लास ऑलरेडी चल रही हैं और आज से 2 सब्जेक्ट और ऐड हो जाएंगे, यानी कि हिंदी और रीजनिंग, जो आज से तुम्हें कंटिन्यू पर टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके वीडियो मिलती रहेगी और ध्यानपूर्वक एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते रहोगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने काम की बात पर आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी में क्या है, विराम चिन्ह। चिन्ह क्या होते हैं, यानी हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश के भी चिन्ह देखोगे ध्यानपूर्वक कि इंग्लिश के भी चिन्ह कितने होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या नाम है उनके और उनकी पहचान क्या है चिन्ह की। ठीक है, तो मैंने आज ये चिन्हन को वर्णन आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझना। तो पहली बात तो विराम का मतलब क्या होता है। विराम का मतलब होता है आराम, यानी ठहराव, यानी रुकना किसी वाक्य के अंत में, यानी कुछ समय के लिए रुकना या बहुत कम समय के लिए रुकना या थोड़े से ज्यादा समय के लिए रुकना। ठीक है, तो विराम का मतलब होता है रुकना, तो इसीलिए विराम चिन्ह का मतलब हो जाता है किसी वाक्य के अंत में जो रुकते हैं वो विराम चिन्ह होते हैं तरीके से। ठीक है, चिन्ह लगाकर उन्हें दर्शाया जाता है कि हाँ इतने देर के लिए रुके। ठीक है, तो अब ये लिपि चिन्ह होते हैं। लिपि चिन्ह यानी लिपि जिसे आकृति में हम लिखते हैं, लिपि तो आप जानते हो, चिन्ह इनकी पहचान है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के, विराम चिन्ह और विरामेतर लिपि चिन्ह। विराम चिन्ह और विरामेतर लिपि चिन्ह। ठीक है, तो वैसे तो इनकी कोई विशेषकर परिभाषा या पहचान नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली बता दूं अगर तुम्हें, नॉर्मली मैक्सिमम अगर ज्यादा बताऊं मैं, जो विराम चिन्ह होते हैं भैया, विराम चिन्ह होते हैं वाक्यों के अंत में यूज, ज्यादातर जो। ठीक है, इनकी कोई विशेषकर नहीं है पहचान, मैं बता रहा हूं बस बेसिकली। अगर ज्यादातर जो पहचान होगी, ये वाक्यों के अंत में यूज होते हैं और ये वाक्यों के बीच में यूज होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा। तो सबसे पहले विराम चिन्ह, यानी हमारे लिपि चिन्ह कितने भागों में बटे हुए हैं, एक विराम चिन्ह है और एक विरामेतर लिपि चिन्ह। ठीक, अब क्या है कि पहला है हमारा विराम चिन्ह। यानी विराम चिन्ह कितने होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं वो ध्यान पूर्वक देखोगे आप। पहला होता है पूर्ण विराम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, पूर्ण विराम इंग्लिश में बोलते हैं इसे फुल स्टॉप। तो हिंदी में ये पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है भैया, वाक्यों के अंत में जो लगाया जाता है वो पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इंग्लिश में फुल स्टॉप ये यूज नहीं होता, इंग्लिश में फुल स्टॉप डॉट वाला यूज होता है, डॉट वाला। ठीक है, डॉट वाला फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में जो होता है। चलो कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते होंगे, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, उसमें लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ मार्क्स, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसे, और दूसरा मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन भी बोल सकते हैं इसे, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। ये भी वाक्यों के अंत में ही होते हैं, एक प्रकार से पूर्ण विराम का ही प्रयोग करते हैं, ये भी पूर्ण विराम का ही रूप होते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा विस्मयादि बोधक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क तुमने इंग्लिश में भी देखा होगा, जैसे एब्स्ट्रैक्ट या एक्सक्लेमेटरी जो देखा होगा तुमने। तो इसमें क्या होता है, भावपूर्ण वाक्यों के अंत में लगाए जाते हैं भैया, भावपूर्ण वाक्यों के अंत में, जैसे कि जिसमें प्रेम की बात हो, उल्लास की बात हो, बधाई की बात हो, और भी बहुत सारे हैं, दुख की बात हो। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ण या वाक्य होते हैं जिनमें हमारा विस्मयादि बोधक साइन प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे 4 नंबर में अपूर्ण विराम, यानी पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय लगे, जिसमें यानी एक तो ज्यादा समय लगता है पूर्ण विराम में, और अपूर्ण विराम में पूर्ण विराम का आधा भी बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है ना, अपूर्ण विराम या उपविराम, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉलन। इसे क्या बोलते हैं, कॉलन। ठीक है, किसी चीज का वर्णन करना हो या विस्तार करना हो तो उसके लिए लगता है। नेक्स्ट देखोगे अर्धविराम। अर्धविराम को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, अर्धविराम को सेमी कॉलन बोलते हैं। तो पूर्ण विराम में कम ठहराव के लिए, यानी पूर्ण विराम से भी कम ठहराव के लिए, पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए भैया किसका प्रयोग करते हैं, सेमी कॉलन का, यानी अर्धविराम का। ठीक है, अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम होता है सबसे ही कम विराम के लिए, यानी अल्प विराम होता है भैया सबसे ही कम विराम के लिए। इस इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा, यानी ये कॉमा होता है और ये सबसे छोटा विराम होता है भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे विरामेतर लिपि चिन्ह। विरामेतर लिपि चिन्ह में क्या है देखोगे ध्यानपूर्वक, सबसे पहले है भैया योजक चिन्ह। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपन। तो ध्यान से देखोगे योजक चिन्ह को। योजक चिन्ह होता है भैया किन किन शब्दों या वाक्यों के बीच में आता है, मैं बता देता हूं। एक तो समास, अगर समास है उनके बीच में आता है, कोई भी विपरीत है उनके बीच में आता है, विलोम शब्द हैं उनके बीच में आता है, 2 शब्दों को जोड़ने में आता है ये। तो ये योजक चिन्ह, जैसे कि क्या, माता और पिता, माता पिता के बीच में डैश आ जाएगा, बहन और भाई के बीच में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, यानी सॉरी योजक चिन्ह आ जाएगा।
ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे हैं। समास विपरीत मैंने आगे लिख दिए, समास विपरीत जो शब्द जोड़ने में, जैसे कि माता पिता, इन तरीके से। योजक चिन्ह समझ गए होंगे। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह को और दूसरा नाम बोलते हैं विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डैश। भैया ये डैश होता है, ये कथन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कोई भी वाक्य या कोई भी बात है उसको स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखोगे विवरण चिन्ह, नेक्स्ट क्या है, विवरण चिन्ह, एक्सप्लेनेशन मार्क। विवरण चिन्ह होता है एक्सप्लेनेशन मार्क, यानी कथन का विस्तार करने के लिए। देखो ये स्पष्ट और विस्तार, इनमें दोनों में, स्पष्ट का मतलब बहुत छोटे से में यही स्पष्ट कर देना, बहुत मतलब किसी भी छोटी बात में कह देना। विस्तार का मतलब बहुत बड़ी बात में स्पष्ट करना, ठीक है ना। विवरण चिन्ह का मतलब भैया एक्सप्लेनेशन मार्क, यानी कथन का विस्तार, यानी बहुत बड़ी चीज में विस्तार करना, ठीक है। समझ गए होंगे। और नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है अब्रीविएशन साइन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये जीरो की तरह होता है भैया। ये किन में यूज होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर, डॉक्टर के पीछे एक जीरो लगा देते हैं डे आ लिख कर, है ना। और पंडित, पंडित के पीछे भी ऐसे लगा देते हैं। तो बड़े शब्द को, इसको बोल सकते हैं बड़े शब्द को छोटे रूप में, बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर, पंडित और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लोप चिन्ह, नेक्स्ट है लोप चिन्ह, इसे इसका दूसरा नाम है वर्जन चिन्ह, ठीक है। इसे बोलते हैं एलिप्सिस मार्क, एलिप्सिस मार्क, यानी किसी चीज को डॉट डॉट डॉट, यानी रिक्त स्थान भी बोल सकते हो। जैसे आपने रिक्त स्थान पढ़े होंगे, जैसे कि मोहन जाता है, मोहन बाजार जाता है, तो उसमें बीच में रिक्त स्थान हो जाता है ना, तो ये लोप चिन्ह होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे अनुवृत्ति चिन्ह, अनुवृत्ति रिपीटेशन। रिपीटेशन ये कैसा होता है भैया, ये होता है यानी जब लिखे शब्द के नीचे की आवृत्ति पूरी करनी हो। मान लो तुम कोई इंडेक्स बना रहे हो और उसमें लिख रहे हो, मान लो बच्चों के नाम लिख रहे हो, या बच्चों के पिताजी के नाम लिख रहे हो, या मम्मी के नाम लिख रहे हो, जैसे कि श्रीमती, प्रभा देवी, या श्रीमती, जो भी है। तो श्रीमती 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 हम बार बार नहीं लिख के हम डैश डैश लगा देते हैं, कॉमा कॉमा, यानी किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति नीचे तक। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। श्रीमती 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 जैसे हर एक नाम के आगे लगाते हैं, महिला के नाम के आगे लगाते हैं ना, तो श्रीमती श्रीमती बार बार ना लिख के हम नीचे रिपीटेशन को लिख, इस कॉमा कॉमा को लगाते चले जाते हैं, और वही होता चला जाता है, ठीक है ना। जब लिखे शब्द के नीचे भी आवर्ती हो। नेक्स्ट देखोगे भैया विकल्प चिन्ह, यानी स्लैश ऑब्लिक मार्क बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लैश ऑब्लिक मार्क। ये होता है ऑब्लिक, यानी जब कई विकल्प दिए हों और उनमें से क्या चुनना हो, एक चुनना हो। जब बहुत सारे विकल्प दिए हों और उनमें से एक चुनना हो, तो ये विकल्प होते हैं। जैसे आपने देखे भी होंगे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक चुनना है। हालांकि 4 ऑप्शन में साइन नहीं होता, लेकिन विकल्प का ऑब्लिक हो जाता है कि उनमें से कोई सा एक चुनना है आपको, ठीक है। वैकल्प। नेक्स्ट देखोगे एकल, एकल अवतरण चिन्ह, एकल अवतरण चिन्ह ये क्या होता है भैया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होता है, यानी सिंगल, यानी वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश जो होता है उसमें यूज होता है। वाक्य का अंश यानी वाक्य का बहुत छोटा रूप होता है जिसमें यूज होता है। जैसे कि मान लो कोई नाम लिखना है हमें राम, तो राम के और पास हमने ये लगा देंगे एक कॉमा, फिर आगे उसका जो भी पूर्ण वाक्य है वो लिख देंगे, ठीक है ना। उद्धरण चिन्ह, यानी उद्धरण को दूसरा हम अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, जिसे हम क्यूसेंट मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जब कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, ठीक है ना, जब ज्यों का त्यों लिखा जाता है। नेक्स्ट देखोगे कोष्टक चिन्ह। कोष्टक होते हैं भैया हमारे, हालांकि वैसे तो क्या ही होते हैं, लेकिन इसमें हिंदी में 2 होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं। एक रेखा कोष्टक होता है, एक छोटा कोष्टक होता है, एक मंझला कोष्टक होता है, और एक बड़ा कोष्टक होता है। भैया कोष्टक कब यूज होता है, जैसे किसी हमें शब्द का अर्थ प्रकट करना हो, जैसे कि लघु है। अब लघु का कोई अर्थ नहीं समझ पाया तो उसे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, उसे कोष्टक में लिख देते हैं, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। अगर दीर्घ होता है, यहाँ पे दीर्घ होता तो दीर्घ का मतलब कोई नहीं समझ पाया, तो उसे ब्रैकेट्स में क्या लिख देंगे, दीर्घ का मतलब क्या लिख देंगे, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। आप आशा करता हूं समझ पाए होंगे इतना। अब आगे देखेंगे ध्यानपूर्वक कि आगे और भी हैं 2-4 ये। एक होते हैं स्मरण चिन्ह। स्मरण चिन्ह हंस पद या काक पद या त्रुटि चिन्ह, इन ये चारों चिन्हों का नाम एक ही है, कोई सा भी स्मरण चिन्ह बोल दो, या हंस पद या काक पद या त्रुटि चिन्ह। क्या होता है, कभी कभी हम वाक्य पूरा लिख देते हैं और उसमें कोई शब्द छूट जाता है हमसे, जैसे कि मैदान में खेल रहे थे, अब बच्चे शब्द छूट गया, अब यहाँ पर जगह है नहीं लिखने के लिए, तो हम क्या करते हैं, मैदान में यहाँ पर इस हंस पद के चिन्ह को लगाकर और ऊपर लिख देते हैं बच्चे, जो भी हमारा शब्द छूटा है वो लिख देते हैं। मैदान में बच्चे खेल रहे थे, ठीक है ना, तो इस चिन्ह को बोलते हैं हंस पद, ठीक है। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखोगे रेखांकन चिन्ह, यानी अंडरलाइन।
यानी आपने 10वीं क्लास में या 12th क्लास में देखा होगा, बहुत व्याख्या करी होगी, तो उसमें अंडरलाइन होती है। जब पेपर आता है तो उसमें क्या होती है, अंडरलाइन। तो उस अंडरलाइन का मतलब होता है कि ये विशेषकर है, इसका या तो कुछ अर्थ बताओ या व्याख्या बताओ, एक्सप्लेनेशन करो इसकी। तो रेखांकित आप समझ गए होंगे। जैसे कि युद्ध 90 वर्षों तक चला, इसमें कुछ इंपोर्टेंट है 90 वर्ष को हमने अंडरलाइन कर दिया। तो काले बड़े अक्षर क्या होता है कि कभी कभी वाक्य में अंडरलाइन नहीं करता, तो वो डार्क लिख देता है। डार्क कैसे लिख देता है मैं बता देता हूं। जैसे कि कोई भी एक वाक्य क्वेश्चन में आते भी हैं, एक तुम्हें वाक्य दे देगा और उसमें कुछ शब्द क्या कर देगा, डार्क कर देगा और कहेगा कि इसका मुहावरा बताओ या लोकोक्ति बताओ या इसका अर्थ बताओ या इसकी व्याख्या करो, मतलब इस तरीके से वो डार्क कर देता है। हालांकि कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है बेसिकली जानकारी के लिए। ऐसी वक्राक्षर है, वक्राक्षर का मतलब क्या है कि वाक्य लिख देगा पूरा, ना तो उसमें अंडरलाइन होगी ना वो डार्क होगा, तो उसमें क्या होगा कि सीधा सीधा वाक्य लिख रहा है। तो जो इंपोर्टेंट होगा, मतलब जो मोस्टली होगा या जिस चीज का महत्वपूर्ण ज्यादा होगा, तो उसे थोड़ा सा टेढ़ा लिख देगा। उस वाक्य में क्या लिख देता है, थोड़ा सा टेढ़ा, यानी थोड़ा सा तिरछा लिख देता है। तो उसका मतलब होता है कि यानी इस चीज को जितना भाग भी टेढ़ा लिखा हुआ है उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ें, उस पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट देखोगे, श्री कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं और मात्र खाली पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह कितने बताए, 20 बताए भैया। कितने बताएं, 20 बताएं, जो इस प्रकार हैं। हालांकि मैं इनका पीछे वर्णन दे चुका हूं, लेकिन जो श्री कामता प्रसाद जी ने माने हैं उनके अकॉर्डिंग ये 20 चिन्ह हैं। वो 20 चिन्ह क्रम से देख लेंगे, वो मैंने पीछे भागों में 2 भागों में बांटकर वर्णन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखोगे अल्पविराम का मतलब ये होता है कॉमा, तुमने पीछे देखा था, मैंने पढ़ाया था अभी। अर्धविराम यानी ये होता है अर्धविराम का चिन्ह। ये पूर्ण विराम हो गया, ये प्रश्नवाचक, अभी मैंने पीछे समझाया था। आश्चर्य चिन्ह या विस्वादी बोधक, ये हो गया। निर्देशक, नियोजक, सामसिक चिन्ह जो 2 शब्दों के बीच में होता है, जुड़ता है, 2 शब्दों को जोड़ता है। ये कोष्टक हो गई, किसी चीज का अर्थ बताने के लिए बाहर लिख देते कोष्टक में। अवतरण चिन्ह हो गया। ठीक है, उपविराम और अपूर्ण विराम हो गया ये। ठीक है, जिनमें कम समय लगे थोड़ा। ये विवरण चिन्ह हो गया, सॉरी ये चिन्ह पूरा नहीं लिखा, ये विवरण चिन्ह हो गया। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, ये जो चिन्ह नहीं, ये चिन्ह होता है ना, है आधा होता है और न पूरा होता है भैया, ध्यान रखना। चिन्ह होता है। ठीक है, अब नीचे देखोगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है ये, यानी किसी वाक्य की पुनरुक्ति करनी है। ये लाघव चिन्ह होता है, जैसे डॉक्टर या पंडित के बीच लगता है। ये लोभ चिन्ह होता है, लोभ चिन्ह का मतलब आगे तक डॉट 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 वर्णन कर देते हैं, रिक्त स्थान भी मान सकते हो एक तरीके से। ये पाद चिन्ह होता है। ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है भैया, दीर्घ यानी किसी शब्द का ज्यादा अर्थ है, ज्यादा बड़ा अर्थ है तो उसका दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये पाद बिंदु होता है भैया। ठीक है, नेक्स्ट हंसपद तुम जानते हो, किसी भी वाक्य में कुछ शब्द छूट जाता है तो ऐसे ये चिन्ह बनाकर उसे ऊपर लिख देते हैं। ये टी का सूचक होता है, टी के सूचक चिन्ह। ये तुल्यता सूचक यानी जो बराबर दोनों पक्षों में बराबर होता है। समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है ना, तो सभी ध्यानपूर्वक समझ पाए होंगे। देखो जैसे कि अर्धविराम चिन्ह है, तो ये जो अर्ध लिख रहा है ना, इस अर्धविराम में ये भैया ये ध नीचे लिखा होता है, तो ध लिखा होता है तो सब क्या मानते हैं, ये ध छोटा मानते हैं। लेकिन भैया असलियत में ये जो ध है ना, ये ध छोटा नहीं होता, ध तो पूरा बड़ा होता है। लेकिन जो द है वो छोटा होता है, जो द होता है ना वो छोटा होता है। ऐसे ही पीछे और भी बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं, जैसे कि अर्ध ये तो वही है, इसमें ध बड़ा है और द छोटा है। मैं बताऊंगा जब वर्णमाला करवाऊंगा, वर्णमाला इसके बाद वर्णमाला ही शुरू होगी, तो मैं बताऊंगा इसमें कैसे कैसे क्या क्या अंतर है। और एकमात्र ये ही रह छोटी होती है, एक ये ही रह छोटी होती है, और बाकी जितनी भी रह होती है वो सारी भैया बड़ी होती हैं। एक प्रश्नवाचक में ज्यादातर बच्चे ऐसे लगाते हैं, लेकिन ये वाली ऐसे रह नहीं होती, ये ऐसी रह होती है। ठीक है ना, ये भी रह बड़ी है, इसका मतलब भी यानी पै तो छोटा है और रह बड़ी है। इसका मतलब क्या है, पै तो छोटा है और रह बड़ी है। रह तो भैया बस ये ही छोटी होती है, बाकी सारी रह बड़ी होती है। इसे बोलते हैं रेफ रूप। मैं वर्णमाला में बताऊंगा, मैं वर्णमाला में समझाऊंगा इनको सारी चीजों को तरीके से। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और कमेंट करके बताना जहां मेरी कमी है, जहां मुझसे मतलब मिस्टेक हुई या गलती हुई है, उसके लिए माफी चाहता हूं। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और जहां अपना रिव्यू दें, अपना जरूर रिव्यू दें कि वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, या कहाँ कहाँ इंप्रूव करने की आवश्यकता है, ये चैनल नया स्टार्टिंग क्या है।
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है, बस धन्यवाद, इतना ही बहुत।